अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और तैयारियां चल रही होंगी पेपर्स की। जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो जो मॉड्यूल, उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एक बार हम लोग फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी आसानी होगी और क्वेश्चंस आंसर को याद करने में। जैसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, कारोबार का जो आपको इंट्रोडक्शन है उसमें दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और दूसरा है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इन दोनों चैप्टर से यानी मॉड्यूल 1 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अगर दो चैप्टर हैं तो एक चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, जो क्वेश्चन सेट करता है। हो सकता है वो पहले चैप्टर से 8 नंबर का दे दे, दूसरे चैप्टर से 4 नंबर का दे दे, या फिर इक्वल इक्वल दे दे, या फिर उसको अपोजिट कर दे। वो टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर जो क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी यूनिट में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े थे। इसमें आपके इसमें भी 2 ही चैप्टर हैं, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, तन्हा मिल्कियत किस तरह का कारोबार है, साझेदारी शराकतदारी किस तरह का है, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस तरह से चलता है। एक ये चैप्टर था और दूसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह क्या होती है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इमदाद बाहमी सोसाइटियां, इसके बारे में। तो ये जो 2 चैप्टर्स है यानी मॉड्यूल 2, इससे भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है आपका मॉड्यूल 3 सर्विस सेक्टर के बारे में। इससे आपको आएंगे 25 नंबर के क्वेश्चंस, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी मॉड्यूल से आने वाले हैं। लेकिन इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इसमें है आपका 3 चैप्टर, बाकी इसके चैप्टर जो है वो टीएमए में आ चुके हैं। आपको सिर्फ 3 चैप्टर पे फोकस करना है और वो है कम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज। और ये भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से डिटेल वे में पढ़ाया गया है। आपके लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसी मिसालें दी गई है कि आप उसे भूल नहीं सकते और आप याद रखे होंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स से मिलाकर 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और फिर इसमें भी यही है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये कुछ भी तय नहीं है। ये टोटल दिया गया है कि इस मॉड्यूल से इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और इस मॉड्यूल में 3 चैप्टर है। अब इन तीनों चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िए और 25 नंबर आपका। उसके बाद है आपका मॉड्यूल बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से आपको 2 चैप्टर्स हैं, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एडवर्टाइजिंग। ये भी बहुत इजी चैप्टर्स हैं और इससे आपको आएंगे 18 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 चैप्टर 18 मार्क्स, इजी चैप्टर्स हैं, आसानी से नंबर हासिल किए जा सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर अवेयरनेस। ये भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं। आप लोगों ने इसके तो लगभग सारे एक्सरसाइजेस कर चुके हैं चैप्टर्स के, जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया था। तो इन दोनों चैप्टर्स से आपके आने वाले हैं 18 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट यूनिट, लास्ट मॉड्यूल, और वो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। कि अगर आप फर्दर हायर स्टडीज बिजनेस से रिलेटेड करना चाहते हैं तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है आपकी, आप क्या क्या कर सकते हो। जिसमें यह था कि चूजिंग अ कैरियर, आप कैसे किसी कैरियर को चूज कर सकते हो, और दूसरा था एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या अपने अंदर इन्हांस करने की जरूरत है, क्या क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है, इन सब के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने डिटेल वे में। और ये आएगा इससे आपको 12 नंबर का क्वेश्चंस। ठीक है, और ये तो आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट मार्क्स है। लास्ट यूनिट उसके मार्क्स नहीं है। ठीक है, अगर इससे आपको कोई भी चीज जो समझ नहीं आई है आप एक बार पूछ सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हैं आपके और इन मॉड्यूल्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 13 चैप्टर है।
13 ही चैप्टर आपको याद करना है, 13 ही चैप्टर आपको समझना है। और आपके पास अगर आप एक दिन एक चैप्टर को देते हो तो भी आपके पास उसके बाद भी टाइम बच जाता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख सकते हो। जैसे आप सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो मई के टाइम पे आए हुए क्वेश्चंस थे, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। अगर आप एक दिन भी एक चैप्टर को देते हो तो बहुत है, बहुत अच्छा खासा टाइम है आपके लिए। अगर आप अभी भी तैयारी करते हो तो अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये थे सारे 7 आपके मॉड्यूल, सॉरी 6 ही मॉड्यूल आपको देखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क तो देखना नहीं है। और इन 6 मॉड्यूल में आपके ये 13 चैप्टर्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया गया जाता है या कैसे डिजाइन किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ना अब यहां पर है क्वेश्चन पेपर डिजाइन, कि क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया गया है या किया जाएगा जो आपको आएंगे। और उसी का एक सैंपल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपके दिया हुआ है कि वेटेज यानी आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, और इसके साथ साथ आप उस क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कैसे करते हो, अप्लाई कैसे करते हो। अगर इस तरह का सिनारियो या आपको सिचुएशन दिया जाता है तो आप उस सिचुएशन में अपनी एजुकेशन जो आपने अभी तक हासिल की है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, उसको कैसे अप्लाई करते हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यानी ये क्या होंगे, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर हाँ ना में दे सकते हो, या फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से टिक कर सकते हो जो आप लोग एमसीक्यू करते हो, या फिर आपसे सही गलत पूछा जाएगा, या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके चेक किए जाएंगे नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा इन डेप्थ पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा गया सबसे पहली चीज कि बिजनेस में जब हम कोई पार्टनरशिप करते हैं तो कम से कम कितने लोगों की जरूरत है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका कहलाएगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर हमको पार्टनरशिप करना है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए जो आपका पार्टनर बनेगा। ये सिंपल वे था, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में अपना काम करना चाहते हो तो उसमें मैक्सिमम कितने लोगों को आप पार्टनर रख सकते हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यानी आपको ये तो पता है कि पार्टनरशिप क्या है। अब उसमें पार्टनरशिप में स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया है, इट मींस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सपोज दैट दिया हुआ क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान एक इंसान है जिसने फायर इंश्योरेंस करवाया था और फायर इंश्योरेंस के लिए उसने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। लेकिन उसको जो नुकसान हुआ उसकी दुकान में वो 1,20,000 रुपए का था। तो अब आप बताइए कि अब्दुल रहमान कितने का फायर इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। आंसर कीजिए। तो रिसेंटली पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एनीवन, कोई भी? सही या गलत की कोशिश मत कीजिए कि सही हो या गलत, उससे कोई मैटर नहीं करता, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, अब्दुल रहमान एक इंसान है जो एक अपना गोदाम रखा हुआ है, ठीक है। अपने गोदाम से को आग से बचाने के लिए उसने एक फायर इंश्योरेंस ले रखा है 1 लाख रुपए का, लेकिन कोइंसिडेंटली उसकी दुकान में, उसके गोदाम में आग लग जाती है और उसको 1,20,000 का नुकसान होता है। तो उसे फायर इंश्योरेंस कंपनी वाले
कितना क्लेम देंगे? 1 लाख। क्यों 1,20,000 क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल 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 सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो आप क्लेम करते हो वो वही होता है जो आप इंश्योरेंस जितना का किए हो, या तो उतना ही पैसा मिलेगा या अगर उससे कम का नुकसान हुआ है तो कम पैसा मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे। एक और क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देती हूं। सपोज दैट एबीसी एक कंपनी है, वो दिवालिया हो गया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दिन ब दिन उसकी प्रॉफिट होने की जगह लॉस होता जा रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि वो दिवालिया हो गया। अब जो क्रेडिटर्स थे, जो लेनदार थे, जिनसे उन्होंने कर्जा ले रखा था, चाहे उधार सामान की शक्ल में या फिर किसी और चीज की शक्ल में, अब क्या हुआ कि वो जो लेनदार थे वो उसके ऊपर आ गए क्रेडिटर्स, और अगर वो अपना, वो जो क्रेडिटर्स थे वो 5 लाख के थे, 5 लाख या 15 लाख उसे देना था कर्जदारों को। अगर वो अपना सारा बिजनेस भी वाइंड अप करता है तो उसको 5 लाख ही बनते हैं। अगर फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेचता है तो उसके पास टोटल 20 लाख रुपए आ जाते हैं। तो ये बताइए कि उसे कर्जदारों को कितना पैसा देना होगा? आंसर करो। जामिया सालेहात मैसूर आंसर नहीं करेगा क्योंकि वो एक आंसर कर चुका है। हाँ, इस्लाहुन्निसा सांबल, आप आंसर करो। अनम्यूट करो, आंसर करो। मैम दोबारा क्वेश्चन कीजिए। एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, जी मैम। उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो 5 लाख के हैं, वो दिवालिया होने के कगार पे आ गया है। अगर वो अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करता है तो उसे 5 लाख रुपए हासिल होते हैं, और अपनी अगर सारी प्रॉपर्टीज को वो बेच देता है तो उसे टोटल 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो अब आप ये बताओ कि क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने होंगे? 5 लाख की मैम। क्यों 5 लाख क्यों देने होंगे? क्रेडिटर्स तो 15 लाख के हैं। आपने कर्जा 15 लाख ले रखा है, 5 लाख आपको बिजनेस से सारी चीजें बेचने के बाद जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है, तो जितना भी फिक्स्ड एसेट्स ये सब लगाते हो आप, उन सब को बेचने के बाद 5 लाख रुपए हासिल हो रहे हैं, और उसके बाद आपको अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपने बेच दी और आपके पास टोटल 20 लाख रुपए हो रहे हैं। आपको क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने होंगे? अभी 12th में वो डिटेल में पढ़ना है ना इन्हें। मैम आप बताइए। अच्छा, आपको समझ नहीं आया, कौन आंसर करेगा इसे? जामिया सालेहात मैसूर, बताइए कितना पे करना होगा उसे? मैम 15 लाख ही पे करना होगा मैम। क्योंकि जितना कर्जा है उतना ही ना पे करना होगा उसको। मैम समझ आ गया? कौन सा मदरसा था? इस्लाहुन्निसा, समझ आया? मैम आपका जितना कर्जा है आप उतना तो दोगे ना। तो फिर वो कहाँ से देगा? वो कहीं से भी कहीं से भी नहीं, मैंने बोला कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी। जी मैम। ठीक है, तो फिर उसे कितने पैसे हुए? 20 लाख हुए, और उसका कर्जा कितना है? 15 लाख रुपए, तो वो 15 लाख लेगा ना। जी मैम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब ये जो है टोटल वेटेज, यानी आपके अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 मार्क्स के, तो परसेंटेज जो टोटल आएगा नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 30%, यानी 30 मार्क्स के। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 50%, यानी 50 मार्क्स के, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे आएंगे। यानी आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक
की जाएगी कि आपको कितना समझ में आया है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आता है और वो है 20 मार्क्स का, यानी इन टोटल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको VSA लिखा है, एक होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जिसके वेरी शॉर्ट आंसर्स यानी 1 वर्ड आंसर हो सकता है या 1 सेंटेंस का आंसर हो सकता है। शॉर्ट आंसर यानी आपको कम से कम 30 से 40 वर्ड में आंसर देने होंगे। लॉन्ग आंसर्स जो लिखने होंगे कम से कम 100 वर्ड्स में या फिर 80 वर्ड्स में आंसर्स को लिखने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरने वाले, ट्रू फॉल्स सही गलत बताने वाले, 1 वर्ड कि इसे क्या कहा जाएगा, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो हेड होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आंसर कीजिए, क्या कहते हैं? कौन करेगा आंसर? आज इल्मा नहीं है क्या क्लास में? इल्मा हुई, तूबा हुई और जामियातुस सालिहात मैसूर, बस यही 2-4 लोग आंसर देते हैं। करता कहते हैं, तो ये होगा आपका 1 वर्ड आंसर। ठीक है, उसके बाद बेस्ट आंसर से टेस्ट कि भाई यानी क्या हो गया बेस्ट आंसर टेस्ट, जो आपके मल्टीपल चॉइस में से होंगे, टिक करना है किसी एक को। ठीक है, हो सकता है सभी सही हो लेकिन उसमें से सबसे अच्छा कौन होगा वो क्वेश्चंस के क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार सारे ऑप्शंस सही होते हैं लेकिन उसमें से किसी बेस्ट को चुनना होता है। ठीक है, तो ये आपके आएंगे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये होंगे 2 नंबर के और इसके मिलेंगे आपको टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। और एक आपका आएगा MCQ। MCQ यानी 4 में से एक ही ऑप्शन सही है और उसी को टिक करना है। और बेस्ट आंसर टेस्ट में डिफरेंस क्या है कि बेस्ट आंसर में हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपके सही हो लेकिन उस सिचुएशन में कौन सा सही जा रहा है वो लगाना होगा। ठीक है, तो MCQ जो आपके आएंगे वो 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब यानी 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके फ्री में मिलेंगे आपको। अगर आपको सही से समझ में आ गया है जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, उन चैप्टर्स में जितने भी बीच में चैप्टर के बीच में जितने MCQ हैं, अगर आपने उन सबको सॉल्व किया है और चैप्टर के एंड के सारे क्वेश्चंस को आपने सही से सॉल्व किया है तो आपको ये 50 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 12 नंबर के होंगे और ये क्वेश्चंस कितने होंगे? 6 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जिसमें आपको 1 लाइन 2 लाइन में ही आंसर लिख देना होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट आंसर्स है वो आपके क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, 6 क्वेश्चन, मार्क्स बढ़ जाएगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 3, यानी टोटल आपके हो जाएंगे 18 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो 4 ही रहेंगे लेकिन एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा, जो मार्क्स रहेगा वो 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए मिल करके पूरे 50 और ये अकेला MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वो सारे हो जाएंगे 50, यानी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, आपको एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। लिखा होगा बिजनेस स्टडीज, कोड लिखा होगा 215। ये एक सैंपल पेपर है, यानी आपके इसके लिए बनाया गया है कि आप फैमिलियर हो जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे भी लिखा हुआ है कि टोटल कितने
क्वेश्चंस हैं इसमें? टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप कितना ला सकते हो? 100 से ज्यादा किसी को नहीं आएगा, है ना। और मिनिमम कोई नहीं लिख के आएगा तो 0 भी आ जाएंगे उसके, है ना। तो मिनिमम नहीं सोचना है, सबको कम से कम सोचना है कि डिस्टिंक्शन लेकर के आए, 75% मार्क्स लेकर के आए। और मदरसा, जो आप दिखा रही है उर्दू में दिखा दीजिए। अच्छा इसको उर्दू में भी दिखा दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि जो समझ नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे यही चीज लिखा है कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, ठीक है। यस मैम। टाइम मिलेगा 3 घंटे का और टोटल मार्क्स है 100 नंबर के। क्वेश्चंस है 51 और सभी सवालात लाजमी है, कंपलसरी है, जिसको लिखना जरूरी है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसका क्वेश्चंस के साथ लिए दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 10 कितने नंबर का है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन को बांटा गया है, जैसा पहले था ना ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तो इस तरह से क्वेश्चंस को बांटा गया है ABCD में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हिस्सा ए जो है इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, 1 से 20 तक के सवाल जो है वो हिस्सा ए के हैं, यानी ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या वो जिसमें 4 ऑप्शन होंगे उसमें से किसी एक को आपको टिक करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ तो है मुतअद्दिद इंतखाबी सवाल, ठीक है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को आपको टिक करना है। हिस्सा बी में जो है वो 21 से 35 तक के क्वेश्चंस हैं और ये मारूजी किस्म के सवालात हैं, यानी इसमें मिक्सचर है क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के हैं जिसमें सही गलत लगाना है, कुछ क्वेश्चंस खाली जगहों को फिल करने के लिए है, खाली जगहों को भरने के लिए है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो टिक करने के होंगे या फिर सीधा आंसर लिखने के होंगे। हिस्सा सी में जो शामिल हैं 36 से 41 नंबर के सवालात जो बहुत मुख्तसर सवालात हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। मुख्तसर, बहुत मुख्तसर यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन का नंबर 2 है जिसको आंसर लिखना है आपको 30 से 50 लफ्जों में। उसके बाद है आपका 42 से 47 नंबर क्वेश्चन जिसको आपको शॉर्ट आंसर देना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आंसर्स कितने अल्फाज में देने हैं, 50 से 80 अल्फाज में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 48 से 51 4 क्वेश्चन है जो 5 नंबर के हैं और ये लॉन्ग आंसर, तवील जवाब के हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इसको आंसर्स आपको लिखना है 80 से 120 अल्फाज के बीच में, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई भी परेशानी, सब समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़े, या किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो अब यहां क्वेश्चन से आंसर देने के लिए तैयार रहो। हिस्सा ए जो MCQ है, ठीक है, एक एक ही आंसर देना क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आप सबकी तैयारियां जोरों शोर पे चल रही है, मुझे पता है, और आप लोग बहुत मेहनत करके बहुत कुछ सीख चुके हो, तो आंसर देते जाओ। सही गलत की चिंता मत करना, सही ही होगा। यहां पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी कारोबारी तंजीम है जिसमें एक शख्स कारोबार की तमाम सरगर्मियों का
मालिक होता है और उसी को वही निगरान होता है। अजरा, असरा, जामिया, सॉरी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। असरा, मैम ऑप्शन ए वाहिद तनवीर। जी हाँ। ऑप्शन डी। अरे ऑप्शन डी किसने बोला? इल्मा, क्या आंसर दिया तुमने? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे होगा? ऑप्शन डी है मुश्तरका हिंदू खानदान। ये HUF की बात कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, है ना। इसमें क्या है? इसमें है, इसका अलग ही डिफिनेशन है। यहां पर जब बोल रहा है कि एक अकेला इंसान पूरे कारोबार को देखता है, तो वो क्या होगा? वाहिद मिल्कियत, तन्हा मिल्कियत, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा इससे अगर आप गलत भी आंसर दे रहे हो तो आपको याद रहेगा कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। बहुत क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसके ऑप्शंस के दूसरे क्वेश्चन को कर लीजिए। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर नहीं आता, तो यहां पे दिया हुआ है या। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को करो। क्या क्वेश्चन है? वो कारोबार जिसके मालिक मुश्तरका हिंदू खानदान के अफराद होते हैं। अभी जो आपने आंसर दिया इल्मा, उसका ये डिफिनेशन है। इसका आंसर कौन बताएगा? आंसर भी बता ही दिया है, बताओ कौन सा कारोबार? हिंदू खानदान। जी हाँ, मुश्तरका हिंदू खानदान। हाँ बोलो। यस मैम, ये बोलो। हाँ ठीक है, तो जिसमें मुश्तरका हिंदू खानदान के अफराद शामिल होते हैं, वो कारोबार मुश्तरका हिंदू खानदान कहलाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, यह है मुश्तरका हिंदू खानदान। उसके बाद क्वेश्चन है, देखा आप लोगों की तैयारी चल रही है, इसका मतलब है आप मेहनत कर रहे हो, तभी आप आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन है, सार्फिन के हुकूक के तहफ्फुज के कानून के तहत, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो राइट्स हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके हुकूक में कौन सा हुकूक शामिल नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान ये जरूर देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चंस नेगेटिव आते हैं। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ये बता रहा है कि ये कंज्यूमर राइट्स नहीं है। वो कौन सा राइट है जो कंज्यूमर राइट नहीं है? बताइए। मुतला किया गया ऑप्शन डी। पेश किया गया क्या है? इमतला किया गया, यानी राइट टू इन्फॉर्म की बात कर रहा है ये। पेश किया गया। राइट टू इन्फॉर्म है। कुछ क्वेश्चंस में एक्चुअली उर्दू टाइपिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस वजह से मैं बता रही हूं। मतलब किया गया यानी आपको इन्फॉर्म किया गया, तो राइट टू इन्फॉर्म है। ठीक है, अब बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट है जो कंज्यूमर राइट में नहीं है? दानिया, पेश किया गया, यही बिल्कुल सही जवाब। प्रेजेंटेड या प्रेजेंटेशन, ये कोई राइट नहीं है। हिफाजत का राइट टू सेफ्टी है। इंतखाब का राइट टू चूज है। राइट टू बी इन्फॉर्म है। क्या नहीं है? पेश किया गया राइट। ऐसा कोई भी राइट कंज्यूमर राइट को नहीं दिया गया, हम कंज्यूमर्स को नहीं दिया गया। अब बताइए इनमें से कौन सा इश्तिहार का काम नहीं है? कौन सा ऐसा काम है जो एडवर्टाइजिंग नहीं करता है? मालूमात फराहम करना, ब्रांड के बारे में बताना, कायल करना या कीमत का तयन करना। आरजू,
मैं मालूमात फराहम करना। अरे आप एडवर्टाइज जब देखते हो तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती? नहीं करना। क्यों? आपको मोटिवेट नहीं कर देता है कि आप उस सामान को जाके खरीद लो? एक एक करके सारे ऑप्शन दोगे तो कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। कायल करते हैं ना, वो मोटिवेट कर देते हैं, तभी तो हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। कोई और बताओ। दानिया? कीमत का तायन। यस, प्राइसिंग ये काम एडवर्टाइजिंग नहीं करता, ये कंपनी तय करती है जिसके अभी वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एडवर्टाइज के थ्रू वो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सामान के बारे में मालूमात फ्राहम कराते हैं, उस ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि उस सामान को लोग खरीदें। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है कि इश्तिहारात, जो एडवर्टाइजिंग है, वो कुव्वतों का असर होता है। एडवर्टाइजिंग को कौन कौन इफेक्ट करता है, जिसमें है मुआशी, समाजी, तकनीकी, ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शंस। इस्लाहुन निसा, जी मैम। बताइए। मैम नाशी भी होता है, समाजी। ये दोनों होता है, ठीक है, लेकिन इन दो का तो ऑप्शन नहीं है कहीं। तमाम है। जी हाँ, बिल्कुल, कि भाई एडवर्टाइजिंग को सब कोई इन्फ्लुएंस करता है, सब इफेक्ट डालता है, चाहे वो मुआशी हो, समाजी हो, तकनीकी हो। और एक बात और आप लोगों को बता रही हूं, जब कभी भी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव आए, तमाम दिए गए का ऑप्शन आए, तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, हो सकता है यही ऑप्शन होगा आंसर में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। क्या बोल रही? थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कानून सारिफीन के कानून के तहफ्फुज से मुताल्लिक नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन सा ये नहीं है? बताइए। अशिया की फरोख्त का कानून, ट्रेडमार्क कानून, मुकाबला कानून, ऊपर दिए गए तमाम। सी। सर ये नन था और आपने ऑल कर दिया। क्वेश्चन है से हाँ, नन ऑफ द अबव है। कोई नहीं। ये ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शन गलत दिया हुआ। यहाँ पे लिखा है ऊपर दिए गए, ऊपर में से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। क्या कह रहा है कि कौन सा कानून सारिफीन के कानूनी तहफ्फुज से मुताल्लिक नहीं है? तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ था। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फायदेमंद है। आप उस क्वेश्चन को 2 बार लिखिए, आपको 2 बार मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बस यही कि दोनों बार सही होना चाहिए, नहीं तो आप 2 बार किए और दोनों बार 0 मिल जाएंगे तो 2 नंबर चला गया। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी जस्ट आया था कि इश्तिहार पर किसका किसका असर होता है। बताइए किन किन कुव्वतों का असर होता है, और ये बताएंगी जामियतुस सालिहात लिबनात के बच्चे। अनम्यूट कीजिए और आंसर कीजिए। सी। ऑप्शन सी बोला ना?
मैम डी ऊपर दिए गए तमाम। अच्छा, मुझे सुनाई दिया कि आपने सी बोला। हाँ, क्योंकि इश्तेहार पे, एडवर्टाइजिंग पे सब कोई इफेक्ट करता है। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। सड़क पर जाते हुए मिस्टर XYZ ने बड़ी बड़ी तख्तियां देखी। वो कैसी तख्तियां थी? कैसे होगा ना, होर्डिंग, होर्डिंग में क्या क्या रहेगी, क्या है? लार्ज बोर्ड। ठीक है, ये जो बोर्ड देखते हो आप, अगर कहीं जाते हो, रास्ते से गुजरते हो, तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं। कैसे बोर्ड? जो लोहे के फ्रेमों में लगे होते हैं या छतों या दीवारों पर लगे होते हैं। लोहे के फ्रेम में उसको मढ़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है और इसे रखा जाता है दीवारों में या छतों के ऊपर। ठीक है, और ये आमतौर पर पेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये किस तरह का इश्तेहार है बताइए? पोस्टर है या फिर गाड़ियों में जो दिखाए जाने वाले इश्तेहार हैं वो है, या होर्डिंग है, या उनमें से कोई नहीं? जामियतुस सालिहात लिबनात के बच्चे, आप ही बताइए इसका भी आंसर। यस मैम बोलिए। हाँ, क्वेश्चन यहां लिखा, अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो, यहां पे दिया है मिस्टर XYZ नाम का एक बंदा है जो रास्ते से गुजर रहा है और उसे एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर दिखाई देता है, एक बोर्ड दिखाई देता है जो बहुत बड़ा होता है साइज में और लोहे से चारों तरफ से सेट किया गया होता है। ये किस तरह का एडवर्टाइजिंग है? इनमें से कोई नहीं। कौन देगा इसका आंसर? आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इतने सारे बच्चे हो लेकिन कोई मेहनत नहीं कर रहा क्या? हाँ जी हाँ, होर्डिंग। ये देखो, आप जो देखते हो यहाँ पे लगा होता है ना, ये लोहे के फ्रेम में लगा हुआ है कि नहीं, ये होर्डिंग है ना। क्वेश्चन पे आ जाइए सर। तो ये क्या है? होर्डिंग्स है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो और आंसर करो। जिसको आता है वो पहले आंसर करे। उसके बाद क्या है? जब आप इश्तेहार की बुनियाद पर बेहतरीन मेयार का दावा करने वाले, जो बताता है कि भाई उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बेहतरीन मेयार का दावा करने वाले कोई नए ब्रांड के नाम के साथ कोई सामान खरीदते हो और फिर उसे नाकिस पाते हो, यानी उसने जो दावा किया था वो दावा सही नहीं है, ये किस तरह का मिसाल है? इश्तेहार की किस तरह की मिसाल है? अच्छा, गलत, गुमराह कौन या फिर गैर मुनस्सिफाना? जामियतुस सालिहात मैसूर, आंसर कीजिए। मैम इंग्लिश में बोलिए मैम। अगर आप किसी भी सामान को खरीदने जा रहे हो, कोई नई ब्रांड है, आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस सामान को लिया, लेकिन उसने जिस क्वालिटी के का दावा किया था कि उसका प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है, वो उस क्वालिटी के ऊपर नहीं उतर रहा, तो ये किस तरह का एडवर्टाइजिंग है? गुड, बैड, अनफेयर या मिसलीडिंग? नो, ये गुमराह कुन इश्तेहार है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या कर रहा है? गुमराह किया है आपको कि आपने जो दावा किया वो सही नहीं है। सी। जी हाँ, सी, गुमराह कुन इश्तेहार है ये। उसके बाद है ये आपका कंज्यूमर
कोर्ट से रिलेटेड है कि अगर आपका स्टेट कमीशन, रियासती कमीशन, स्टेट कमीशन कोई फैसला देता है और आप उससे सहमत नहीं हो, आप उसको एग्री नहीं करते, तो फिर आप अपने उस केस को कहां फाइल करोगे? कि रियासती कमीशन के हुक्म के खिलाफ अपील में दायर की जा सकती है। कहां पे जाकर अपने कंप्लेन को रखोगे? अगर स्टेट कमीशन के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आरजू? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। लेकिन अगर हम कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बात करें तो उसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया है मैंने। नेशनल कमीशन। यस, नेशनल कमीशन। किसने आंसर दिया? इल्मा, गुड। मैंने बताया था कि जब भी कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद हम स्टेट कमीशन में कर सकते हैं और उसके बाद नेशनल कमीशन में, ठीक है। अब ये इसमें भी अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको नहीं तो इसको कीजिए कि बताइए कि कौन से सारिफीन तहफ्फुज के तरीके और जराए हैं। बताइए। सारिफीन तहफ्फुज के तरीके या जराए हैं कौन सा? कौन देगा इसका आंसर? किसने हाथ खड़ा किया था? ये जो दो लड़कियां हैं सर, ये बीच में, इनको कीजिए। हाँ, इदारा। मैम डी। डी, ऊपर दिए गए तमाम, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मैंने ऑल ऑफ द अबव बोला था इसलिए आप बोल रहे हो या फिर आपको सही में पता था? जी हाँ, इसमें सभी शामिल हैं। सारिफीन तहफ्फुज के तरीके में कारोबार की खुद ज़ाब्तगी, यानी कि आपको बिजनेस के ऊपर खुद का पूरा कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, और फिर बिजनेस एसोसिएशन, गवर्नमेंट, ये सब के सब शामिल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारिफीन के हुकूक के तहफ्फुज का कानून के लिए अहम है। बताइए किसके लिए अहम है? सारिफीन के हुकूक के तहफ्फुज का कानून, जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, वो किसके लिए अहम है? ऑप्शन पढ़ो तो क्या है वो? पढ़ो ना आंसर। मुझे बी या डी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तमाम अशिया और खिदमात के ऊपर ये इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान जो कारोबार के मुनाफा में शरीक होने पर मुत्तफिक हैं, ये ताल्लुक कहलाता है। इसका आंसर कौन देगा? असरा। ए मैम। ए, शराकत। जी हाँ। उसके बाद इसका ऑप्शन है कि कौन सा कारोबार शुरू करना और खत्म करना आसान है। बताइए। और ये बताएगी नरगिस, आप हो प्रेजेंट? मैम वाहिद मेरी पियर।
वाहिद मिल्कियत, जी हाँ, इसको बनाना और खत्म करना दोनों के दोनों बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन है, सारिफीन को मुनासिब फोरम या हक्काम के सामने तमाम वो मामलात पेश करने का हक है जो हो, कौन से हो? ऑप्शंस, कौन बताएगा इसका आंसर? ये सिंगल है सर, सबसे ये सिंगल है फर्स्ट में ही। हाँ, इस्लाहुन निसा सामल, आंसर बताइए। वो तमाम मामला पेश करने का हक है किसको? सारिफीन को, जो कौन से हैं? ये सारे के सारे कंज्यूमर राइट्स है, इसमें से कौन से राइट्स जो है वो तुमको ये बताता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? ऑप्शन डी। अरे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बोलो। तालीम याफ्ता, मैम डी। डी और डी नहीं बोलो, आंसर बोलो क्या है वो? तालीम याफ्ता नहीं है। मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि वो कौन सा राइट है जो आपको ये बताता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आप अपनी बात को रख सकते हो। यहां पे यही कह रहा है। क्या हुआ बताओ? जाने तो सालिहात लिबनात, आंसर कीजिए। ए और बी दिख नहीं रहा? ए है आगाही और बी है सुने जाएं। आगाही, राइट टू बी इन्फॉर्म आपको क्या बताता है? सो बताइए तो। आगाही राइट टू बी इन्फॉर्म है। एक एक करके अगर मैं पूछती जाऊं तो चार में से एक तो सही हो जाएगा। आपके सुने जाने का हक, राइट टू बी हियर्ड, ये बताता है कि आप अपनी बात को रख सकते हो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आपकी बात सुनी जाएगी, और सिर्फ सुनी ही नहीं जाएगी, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। जो बोलता है राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू हियर्ड बताता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आप अपनी बात को रख सकते हो। और राइट टू सीक रिड्रेसल ये बताता है कि आपको जिस तरह की जो भी नुकसान हुआ है उसकी तलाफी होगी। ठीक है, तो ये जो हक है सारिफीन के मुनासिब फोरम या हक्काम के सामने तमाम वो मामलात पेश करने का हक है जो सुने जाएं। अब क्वेश्चन है इसमें, जब फरोख्त कुनिंदा कीमत में हेरा फेरी करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? कौन बोल रहा है इसका आंसर? एक एक आंसर तो सभी देते जा रहे हो। जवाब देना, हाथ उठाए। हैंड रेस करो जो आंसर करेगा, फिर मैं उसमें से किसी एक को बोलूंगी। हाँ, ये बताइए, मदरसा अमीरुल मदारिस, सी महदूद तिजारती तरीके। महदूद तिजारती तरीके जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। हाँ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जी हाँ, मदरसा जामियतुस सालिहात मैसूर, आपने आंसर दिया है ना? हाँ, ये क्या बोल रहा है कि अगर कीमत में हेरा फेरी करता है, सही नहीं करता है, तो ये क्या, किस तरह का ट्रेड प्रैक्टिसेस है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, गैर मुनासिफाना तिजारती तरीके हैं।
ऑप्शन क्या है? सारिफीन के तहफ्फुज के कवानीन के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर काम करता है। कौन? मैम मैम इंग्लिश का पेपर मालूम कीजिए मैम। इंग्लिश में मैं बता दे रही हूं कि ये जो सेलर जो मैनिपुलेट करता है प्राइस से रिलेटेड, नहीं सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक बैरियर की तरह काम करता है, किसके लिए? सेल ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के लिए, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, या सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए? किसके लिए करता है ये काम? एक बैरियर के तौर पे। सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये किसके अगेंस्ट खड़ा होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो राइट हमें मिला है वो किसके अगेंस्ट है? ये सभी उन मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट है। अगर वही सही काम बनाएंगे, वही सही काम करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं ना ही डुप्लीकेट बनेगा, ना ही उसमें किसी भी तरह की मिलावट होगी। तो ये किसके खिलाफ खड़े होते हैं? ये खड़े होते हैं सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के खिलाफ। मैम अभी तक दोहराइए, समझ में नहीं आया है। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स अ बैरियर अगेंस्ट, किसके खिलाफ एक बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करता है? ये बताओ आप। आपने मुझे उल्टा दिया ये क्यों? ये है आंसर उसका। क्या है इसका आंसर? ये है सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स। बोथ ए एंड बी। बोथ, बताइए कैसे है? थोड़ा डुप्लीकेट गुड्स के अगेंस्ट खड़ा होता है मैम। जी हाँ, ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये किसके खिलाफ काम करता है? कि कोई भी किसी भी तरह का मिलावट ना करे या फिर कोई भी डुप्लीकेट सामान को ना बेचे। मैं किसी और क्वेश्चन के इसमें आ गई थी, ठीक है? किसी को डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन में? क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन हुआ है, इसलिए बोल रही हूं। मैसूर के बच्चों के अलावा बाकी को समझ आ गया इसका? किसी को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मैम उर्दू में कर दीजिए सर, बाकी को तो उर्दू में चाहिए। तो इसका आंसर क्या है कि सारिफीन के तहफ्फुज के कानून के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर काम करते हैं। किसके लिए? मिलावट के खिलाफ भी और नकली अशिया के फरोख्त के लिए भी। तो इसका मतलब है दोनों। अब क्या कह रहा है? किस कानून के तहत हुकूमत किसी भी चीज को अवामी मुफाद में जरूरी करार देने का इख्तियार रखती है? बताइए, किस कानून के तहत ऐसा करती है? इस्लाहुन निसा, शामिल ऑप्शन पढ़ के बताइए। जरूरी अशिया का कानून है ना, इसी जो जरूरी अशिया का कानून है, इसी के तहत जो है वो जरूरी करार दे दिया जाता है कि वो चीज क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्तिहार क्या है? एडवर्टाइजिंग क्या है?
आप आंसर देने के बाद म्यूट कर दिया कीजिए, जब फिर जिसे बोलूं वो आंसर दे। मैम जी, दरख्त की तरह, दरख्त की तरह। कौन सा क्वेश्चन ये पढ़ रही है? फरोख्त की तरगीब, आप ये क्वेश्चन आंसर बी बता रहे हो, है ना? मालूमात अवामी तफसीर तकरीबन तमाम है। तो आप एक एक ऑप्शन देते जा रहे हो ना, सीधे आंसर बताओ कि ये सबके सब हैं। इश्तेहार क्या है? ये इश्तेहार में ये सब शामिल होते हैं, अवामी तफसीर, फरोख्त की तरगीब, अदा करदा मालूमात, ऊपर दिए गए तमाम जो है ये सबके सब सही हैं। अब क्या बता रहा है क्वेश्चन? म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सारिफ को बराह रास्त इश्तेहार देने वाले के पास जाने की इजाजत देता है, ना किसी। ये कैसा टाइप की है सर क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि कौन सा मिडिल मैन जो है, कि आप मिडिल मैन के पास नहीं जाकर के डायरेक्ट जाकर आप सामान को खरीद सकते हो, ये कौन बताता है? बताइए कि आपको मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने पढ़ा है ना, वो बताइए किस तरह का एडवर्टाइजिंग है ये? डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, कि किसी मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकती हूं, ये है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। मैम इंग्लिश में भी दिखाइए मैम सवाल आपको। अच्छा ठीक है, एक बार उर्दू में दिखाने के बाद एक बार इंग्लिश में दिखा दे रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है, एक पेशा जिसमें तरक्की या तरक्की के मौके हासिल किए जा सकते हैं उसे कहा जाता है। वो कौन सा पेशा है जिसमें आप जो है तरक्की कर सकते हो या तरक्की के मौके मिल सकते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है कि आप जो है प्रमोट करो या फिर काम करो, किस पे? वो कौन? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैम। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अ वेल ऑफ ए लाइफ इज नोन एज। अपने लाइफ के लिए पहले ऑप्शन तो चूज करो, उसके बाद ही तो कुछ करोगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हाँ कैरियर है ना, पहले आप कैरियर चूज करो, फिर उस कैरियर के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आप सक्सेस हासिल करोगे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे। एग्जाम में समझना है, समझाने के लिए होंगे मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपके आसपास जो टीचर्स होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैंने क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। वैसे अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार उर्दू में देख लेना क्वेश्चंस, क्योंकि आपको तो दोनों लैंग्वेज में कमांड है, तो आप देख सकते हो, ठीक है? कि वो कौन सा पेशा है, वो कौन सा आप करोगे पेशा जो कि आप क्या कर सकते हो, तो वो होगा कैरियर। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्यादातर कंपनी के ब्रांड जो है वो कि किसी भी कंपनी का मोर कॉमनली यूज टू डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन शेप्ड फॉर अ कंपनीज ब्रांड और इमेज एज अ रिजल्ट ऑफ द सपोर्ट, कि किससे कौन क्या करता है कि आप किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट दिखता है उसमें जो पहले पैसे लगाए जाते हैं, आप ये बताओ कि वो कौन करता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बताइए। क्या हुआ, आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट नहीं, ये है आपका स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप जो है वो क्या करता है कि पैसे लगाता है, सपोर्ट करता है किसी भी बिजनेस को या किसी भी एडवर्टाइजमेंट को या किसी को भी करने में। जो सपोर्ट करता है वो स्पॉन्सर करता है, उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं। जैसे कि अभी जो आपने आईपीएल मैच आया था उसको जो देखा था उसको किसने स्पॉन्सर किया था, उसका पूरा लोगो और पूरा लगा होता है। जो पिछली बार उसको अन अकेडमी में किया था, इस बार किसने किया था मुझे नहीं पता, मैं भूल चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस बार कौन किया था? टाटा ने किया था। तो वो स्पॉन्सरशिप कहलाता है, जो सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। अगर उसके बाद ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट तक रसाई रखता है तो आप दुनिया भर की मालूमात चंद सेकंड में हासिल कर लेते हैं, ये किस तरह का इश्तेहार है? आप ये बताइए, है ना। क्वेश्चन यही है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के अपने पास हासिल कर लेते हो, ये किस तरह का एडवर्टाइजिंग है? बताइए। कर लो दुनिया मुट्ठी में, आई मुट्ठी में है ना दुनिया, जहां चाहो वहां घूम सकते हो घर बैठे। इंटरनेट। इंटरनेट, जी हाँ। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे और आप लोग के पास भेज दिया जाएगा सैंपल पेपर। आप फिर जो पहले के 15 क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं उन सबको एक बार देख लेना और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो आगे का भी पढ़ लेना, क्योंकि आप तो बहुत बिजी रहते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहो।